गुड इवनिंग एवरीबडी। सो कितना पॉइंट तक हम लोग लास्ट क्लास में लिखे थे? हाँ, असेट साइड कंप्लीट कर लिए थे हम लोग। बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले पूरा देख लिए थे, है ना। उसमें सिर्फ एक एडिशन हुआ है, वो है लीज लाइबिलिटी वाला, बोरोइंग के अंदर में अलग से दिखाने का, यही तो। बाकी फॉर्मेट जो एग्जैक्टली पहले था वो अभी भी है। नोट्स में जो कुछ नए नए चीजें ऐड हो रही हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, है ना। असेट साइड कंप्लीट हुआ था। आज का टारगेट रखते हैं लाइबिलिटी साइड का। उसके बाद अगर टाइम बचा तो देखते हैं, नहीं तो फिर P&L अगला क्लास में कर लेंगे। गॉट इट? तो कॉपी में लिखो शेयर कैपिटल। पॉइंट नंबर बताओ। 20। रुको मुझे भी लिखने दो। साफ करते हैं। एक पेज का नोट बनता है, एक पेज से भी ज्यादा। और सोचो शेयर कैपिटल जैसा छोटा सा चीज अमाउंट पे, या छोटा सा अमाउंट तो नहीं बोलूंगा, छोटा सा चीज पे एक पेज का डिस्क्लोजर का नोट बनता है। ठीक है, क्या क्या चीजें नोट्स में देनी पड़ती हैं? एक तो दोनों क्लास ऑफ शेयर्स के लिए, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों के लिए। आजकल क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोरोइंग हो गया। याद करो, इंड एस 109 में इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोरोइंग हो गए हैं। अगर कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी है, इक्विटी के अंदर में दिखाना है, समझे, तब तो अलग बात है। अदरवाइज ये नोट्स इक्विटी शेयर कैपिटल का है, शेयर कैपिटल का नहीं है। आप अगर देखें वहां देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, क्योंकि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इंडिया में आप इश्यू कर नहीं सकते, दे हैव टू बी रिडीमेबल। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ, वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाली हो गई है, बोरोइंग वाली हो गई है। तो आप बोलेंगे सर इक्विटी में मुझे दिखाना क्या है, नोट्स में क्या लिखना है? जैसे अमाउंट में तो हम लोग लिख देंगे पेज नंबर 11। तो सर क्या लिखना है मुझे? मेरी तरफ देखो, पहले हम लिखाएंगे कुछ, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोनों एकदम आराम से मिल करके। सबसे पहले फेस वैल्यू, नंबर, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप कैपिटल। इसमें अगर कॉमन हो, जैसे इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप जनरली कॉमन होता है, तो उसको एक बना करके लिख सकते हो। उसके बाद अगर पार्टली पेड कैपिटल है तो पार्टली पेड के बारे में डिटेल, कॉल्स इन अरियर है तो कॉल्स इन अरियर के बारे में डिटेल, कॉल्स इन एडवांस को अदर करेंट लाइबिलिटी में दिखाया जाता है। ठीक है, शेयर फॉरफीचर में अगर बैलेंस है, जैसे कोई अनपेड शेयर कैपिटल को हम लोगों ने फॉरफिट कर लिया और शेयर फॉरफीचर को अभी तक री इश्यू नहीं किया, तो उसका जो पैसा हम लोग रख लिए, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का शेयर था, सामने वाला 7 रुपया दे दिया था, तो 7 रुपया तो हमारे कैपिटल में घुस गया था ना। 3 रुपया उससे मांगने गए, वो नहीं दिया, तो हम लोग उसका शेयर फॉरफिट कर दिया। तो जो 7 रुपया है वो तो हमारे क्रेडिट में है, पैसा हमको मिला हुआ है, लेकिन कैपिटल तो रहा नहीं, बिकॉज हम फॉरफिट कर दिए। तो उस प्रॉफिट को शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल दिया जाता है। फाउंडेशन में आप लोग पढ़ते थे, तो वो अगर शेयर फॉरफीचर में बैलेंस पड़ा हुआ है तो उसको भी शेयर कैपिटल के अंदर में ही दिखाना है। ओके, और अगर कॉल्स इन अरियर है तो माइनस करके दिखा दीजिएगा। ओके, अब रहा बात कि सर और क्या दिखाना है, तो आंसर इज कोई भी शेयर होल्डर जिसके पास 5% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, उसका नाम, उसका अमाउंट ऑफ शेयर देना है। प्लस अगर ये नया आया एक तो, हाँ, पहले एक तो पुराना वाला बता दो, फिर एक तो नया। प्लस अगर आपके पास 3 चीजें होती हैं, बाईबैक, बोनस और शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो उसको एक बार होने से भी 5 साल तक दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने इस साल इशू किया शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो आप नोट्स में लिखिए ये नोट 5 साल चलेगा। अब अगर अगले साल फिर आपने शेयर इशू किया फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो क्यूमुलेटिव दिखाइए, क्यूमुलेटिव। तो पिछला वाला और 4 साल चलेगा, नया वाला 5 साल चलेगा, लेकिन क्यूमुलेटिव करके दिखाते रहना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव 5 साल के बाद कम हो जाएगा, लेकिन अगला वाला चलता रहेगा। मैं समझा पाया आपको ठीक से?
तो ये 5 साल तक के डिस्क्लोजर है, इनको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। किसको? बाईबैक को, बोनस को, और शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश को। और अभी एक तो नया चीज आया है और वो है प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग 5% से ज्यादा वाला होल्डिंग नहीं, वो तो दिखाते ही हैं। प्रोमोटर होल्डिंग कि प्रोमोटर के पास कितना % शेयर है, ठीक है, और प्रोमोटर ने कितना शेयर नया अक्वायर किया या नया बेचा ड्यूरिंग द ईयर, उसके बारे में अलग से डिटेल देना पड़ता है परसेंटेज चेंज का। माने प्रोमोटर का नाम दीजिए, उसके पास कितने शेयर हैं बताइए, उसका परसेंटेज होल्डिंग बताइए, और कितना % उसका चेंज हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो बताइए। तो इससे पता चलेगा लोगों को कि भाई प्रोमोटर अपनी कंपनी का शेयर खरीद रहा है या बेच रहा है। ओके, फिर आपको क्या बताना पड़ेगा? आपके शेयर कैपिटल में आपकी होल्डिंग कंपनी ने कितना शेयर होल्ड करके रखा है, आपके एसोसिएट्स वगैरह जिसमें आप होल्ड करते हैं, आपके सब्सिडरीज वगैरह जिसमें आप होल्ड करते हैं, क्या उन्होंने भी आप में कोई शेयर होल्ड करके रखा है? हो ही सकता है ना, तो उसका भी अलग से डिस्क्लोजर देना नोट्स में पड़ता है। सो दीज आर द फ्यू डिस्क्लोजर्स और फ्यू नोट्स विच आर टू बी फर्निश्ड अलॉन्ग विद द नोट्स ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। लिखो इंफॉर्मेशन लाइक, अच्छा रिकॉन्सिलिएशन भी देना पड़ेगा। ओपनिंग में कितने शेयर है, क्लोजिंग में आपके इशूड शेयर कितने हैं, ड्यूरिंग द ईयर कितना इशू किए, कितना बाईबैक किए, जो भी चेंजेस हुआ ड्यूरिंग द ईयर उसका एक रिकॉन्सिलिएशन आपको नोट्स में देना पड़ेगा। सो देखिए, सो मेनी इंफॉर्मेशन, मैं तब से बोल रहा हूं ये भी देना पड़ेगा वो भी देना पड़ेगा। सो मेनी इंफॉर्मेशन। एक नया आ गया प्रोमोटर वाला, वो इसी बार आया है। लिखो information like authorized, issued, subscribed, paid up, capital, numbers, face value, reconciliation, रिकॉन्सिलिएशन लिखा, कॉमा शेयर्स रिजर्व्ड फॉर इशू अंडर ऑप्शंस, टर्म्स ऑफ कन्वर्जन, टर्म्स ऑफ कन्वर्जन, कॉल्स इन अरियर, शेयर फॉरफीचर, कॉल्स इन अरियर तो ना अमाउंट से माइनस करना पड़ता है, बिकॉज वो तो असेट है ना, कॉल्स इन अरियर मिलना बाकी है तो उसको असेट साइड में नहीं दिखाते, कैपिटल से माइनस करते हैं। और शेयर फॉरफीचर एक तरह का प्रॉफिट है जिसको हम लोग अभी मार के रखा है, पैसा जिसका मान लो 7 रुपया किसी का लिए हैं तो 7 लाख, 1 लाख शेयर है तो 7 लाख हम लोग ले लिए ना, तो बाद में रीइश्यू करने के बाद जब उन शेयर को हम लोग रीइश्यू कर देते हैं तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। तो तब तक जब तक वो नहीं गया है तब तक तो यहां पड़ा है ना, तब तक कैपिटल में ऐड करके दिखाइएगा, क्रेडिट बैलेंस, पैसा मिला हुआ है हम लोगों को तो उसको कैपिटल में ऐड करके दिखाया जाता है। क्या लिखा? एटसेट्रा। अब इसका एक एक भी नोट बनाओगे तो कितना नोट बन गया आप समझो ना, बंदो कर दो। आर टू बी फर्निश्ड, फुल स्टॉप, नीचे बाई बैक, बोनस, शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन वहां पे, हाँ, अदर देन कैश। इसको एक साथ लिखियो ना बेटा। आर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन and hence to be disclosed for 5 years.
फुल स्टॉप। आगे लिखो, नीचे शेयर होल्डर्स होल्डिंग मोर देन 5%, उनका नाम भी देना पड़ता है, नंबर भी देना पड़ता है, परसेंटेज भी देना पड़ता है। जो मैक्सिमम दे पाते हो वो दे दो, और क्या हाइट और एज मत दीजिए, मजाक किया थोड़ा सा। जो देना है मैक्सिमम उतना देना है, नहीं समझे। शेयर होल्डर्स होल्डिंग मोर देन 5% should be separately given. Full stop. A new information of promoters holding लिखा, एंड परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द ईयर शुड बी गिवन। बस ये हुआ मेरा कॉपी वाला नोट। इसमें सब कुछ तुम्हारा इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ था, खाली प्रोमोटर होल्डिंग क्योंकि नया आया है तो तुमको नया लगा होगा। सच बात बोलो, हाँ या ना। हम लोग इंटर में भी पढ़ते थे, शेड्यूल 3 पहले भी था। अब क्या तुम शेड्यूल 3 डिवीजन 2 पढ़ रहे हो जो इंड एस वाला है। उसमें मेनली क्योंकि प्रेजेंटेशन शेड्यूल 3 में जो है ना वो सब कुछ एस वाला ही है, कुछ कम कुछ बेसी। तो वो सारा जो भी कुछ है हम आपको डिस्कस कर ले रहे हैं। तो सर अभी क्या करना है, अभी बुक रीडिंग करना है। जाइए, शेयर कैपिटल वाला जो नोट है सी का 1 पढ़िए। शेयर्स के साथ किसी तरह के एक्स्ट्रा राइट्स, किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस हैं वो भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। होल्डिंग कंपनी के पास कितने शेयर हैं वो बताना पड़ता है। हमारी सब्सिडरी के पास हमारे कितने शेयर हैं, सुनो, हम हमारा शेयर कैपिटल का डिटेल कर रहे हैं। हम कितना इन्वेस्ट करके रखा है दूसरी कंपनी में, वो तो इन्वेस्टमेंट में मांगे थे, याद नहीं है क्या? वो तो ऑलरेडी मांग चुके हैं। ये हमारी सब्सिडरी कितना शेयर हमारे अंदर होल्ड करके रखी है, हमारा होल्डिंग हमारे अंदर कितना होल्ड करके रखा है, कैपिटल का डिस्क्लोजर है, याद रखिएगा। चलो फटाफट रीड करो। हाँ, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसको इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर में नहीं दिखाया जाता। वो अदर इक्विटी में आता है, और अगर रिफंडेबल है तो लाइबिलिटी में आता है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट माने अगर हम इशू किए हैं, माने अगर हमने मांगा पैसा, ये अभी आएगा डिस्कशन में, फिर भी तुमने पहले पूछ लिया। हमने मांगा 400 करोड़ रुपया, हम 400 करोड़ रुपया इशू करेंगे, नहीं समझे, और वहां से 500 करोड़ आ गया तो 100 करोड़ हमको रिटर्न देना पड़ेगा। तो जो हम रिटर्न देंगे वो लाइबिलिटी है, और जो हम इशू करेंगे वो अदर इक्विटी में दिखा के रखेंगे, बाद में कैपिटल में शिफ्ट हो जाएगा जब हम इशू कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट अदर इक्विटी के जो कॉलमनर प्रेजेंटेशन होता है, जिसको अभी हम छोड़ के रखें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, वहां पे दिखलाया जाता है। जे की जी, जे फॉर जग। तो ये है, अगर मान लो कोई कन्वर्टिबल डिवेंचर है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर वगैरह है, तो उनको तो कन्वर्ट करके इक्विटी बनाएंगे ना, तो उनके कन्वर्टिबिलिटी के बारे में क्या टर्म्स हैं, कब वो लोग कन्वर्ट होंगे, उसका डेट वगैरह, वो सब डिटेल देना पड़ता है। सोचिए, हालांकि कन्वर्जन का डिटेल भी शेयर कैपिटल इशू होने वाले हैं ना शेयर। याद है अपन डाइल्यूटेड ईपीएस पढ़ते थे, इन सबको डाइल्यूटेड ईपीएस में यूज करना पड़ता है, तो डिटेल भी देना पड़ता है। डिटेल
डिटेल तो आप ये समझ लो ना कि ब्रह्मांड मांग लिया है, कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो वो लोग नहीं मांग रहे, और ऊपर से और बोल रहे हैं कि हम तो जितना मांग रहे एज जो मांग रहा है उसको और दे देना, और उसके अलावा भी तुमको अगर लगता है कि तुमको देने से लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आएगा तो और भी दे देना। हो गया, वेरी गुड। कॉपी में लिखो। अच्छा, हम जो ना कॉपी में लिखाएंगे वो ब्रॉड ब्रॉड बात बोलेंगे, जो नोट्स में आप पढ़ोगे वो हाँ वो इन डेप्थ पूरा डिटेल में पढ़ोगे। उस पर अगर अपने लोगों को कोई डाउट आया तो अपने बात कर ही रहे हैं। अब लिखो 21। अब जब हम अदर इक्विटी डिस्कस करेंगे ना बच्चा, तो हम चाहेंगे कि एक बार हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट डिस्कस कर लें। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो पीछे छूटा हुआ है हम लोगों का, उस अदर इक्विटी के फॉर्मेट को देखो। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में दो चीज का चेंजेस देना पड़ता है, एक शेयर कैपिटल में क्या चेंजेस हुआ, और एक अदर इक्विटी में जिसको रिजर्व्स एंड सरप्लस हम कहते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में देना पड़ता है। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इंड एस कंप्लायंट कंपनी के 4 नहीं 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो और नोट्स के अलावा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है। पहले बैलेंस शीट, फिर P&L, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फिर कैश फ्लो, फिर नोट्स बनता है। इज इट नॉट करेक्ट? और हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जानते भी हैं, फॉर्मेट भी मेरा इंड एस 1 में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उसी फॉर्मेट को एक बार वापस से देखते हैं। तो आप चले जाओ पहले पेज नंबर 3 में, पहले शेयर कैपिटल का देखो, उसमें 2 पोर्शन है, ए और बी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ए शेयर कैपिटल है, बी अदर इक्विटी है। थोड़ा नाम पढ़ने में दिक्कत होगा क्योंकि हम इतना कॉलम बना नहीं पाए ठीक से, पेज का लिमिट था, तो मेरा बच्चा बेचारा जितना मेहनत करके बनाया वो बनाया ऐसे। हाँ, तो पहले शेयर कैपिटल में देखिए एक नया चीज ऐड हुआ है, और वो है प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट और उसके कारण रीस्टेटमेंट इन द कैपिटल। और ये चीज अदर इक्विटी में भी इंक्लूड किया इस बार इन्होंने। सर क्या है बोलिए तो? अब आप जानते हो कि पुराने जो भी मिस्टेक होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन क्या नाम इक्विटी अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ चेंजेस होता है, पुराना मिस्टेक रेक्टिफाई करते हैं, तो उसके कारण अगर कोई भी चेंजेस होता है तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में एडजस्ट करते हैं, आपको याद होगा। तो उसके लिए अब क्या कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में एक जगह बना दिया और बोला इसमें आप अलग से दिखाओ। तो बोला ओपनिंग बैलेंस आपका कितना था, बिकॉज ऑफ दिस प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट आपने शेयर कैपिटल में कितना एडजस्ट किया, उसकी वजह से रीस्टेटेड ओपनिंग फिगर कितना है, फिर ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना इशू बाईबैक किया, फिर क्लोजिंग कितना आया, ऐसे करके 5 अमाउंट दो, पहले 3 देते थे, ओपनिंग, एडजस्टमेंट, क्लोजिंग, अब 5 हो गया। ओपनिंग, चेंजेस बिकॉज ऑफ प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, रीस्टेटेड ओपनिंग, चेंजेस और क्लोजिंग। आप उस फॉर्मेट को देखो शेयर कैपिटल वाला, आपको 5 कॉलम दिखाई देगा, जस्ट देखो और समझ में आएगा एकदम आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें इशू और बाईबैक कहां पे है, करंट ईयर में जो इशू किए या बाईबैक किए, यस वो चेंजेस में है। क्लियर? अब आइए अदर इक्विटी के, अच्छा उसके नीचे प्रीवियस ईयर वाला भी है, तो प्रीवियस ईयर तो कंपेरेटिव है, थोड़ी उसके लिए अलग से हम लोग बात करेंगे। कंपेरेटिव का प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसे ओरिजिनल का प्रेजेंटेशन होता है, तो उसके लिए हम बात नहीं करेंगे। अदर इक्विटी के ऊपर में आइटम सबका नाम देखिए, पहला जो 5 आइटम है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम से रहेगा, बाकी जो सारा आइटम है उसके ऊपर में कोई हेडिंग नहीं है। लेकिन आप इसमें से हर आइटम के बारे में जानते हो, मेरा भरोसा रखना। अलग अलग इंड एस पढ़ते वक्त आपने इसके बारे में अलग से पढ़ा है, हर चीज के बारे में। आई वुड लाइक इसको थोड़ा वक्त दिया जाए, जस्ट गिव इट सम टाइम। हड़बड़ी करके इसको मत पढ़ना, आराम से पढ़ेंगे।
एक एक आइटम देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस का। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मेरा 500 करोड़ 400 करोड़ वाला एग्जांपल में बताओ, यहां पे 400 आएगा कि 500 आएगा? 400 आएगा। 100 अदर करेंट लायबिलिटी में आएगा। नेक्स्ट बताइए क्या है? इक्विटी को, हाँ, कन्वर्टिबल डिवेंचर में जो कन्वर्जन ऑप्शन रहता था ना, हाँ याद है, LC/EC निकालते थे, लायबिलिटी कंपोनेंट इक्विटी कंपोनेंट, और इक्विटी कंपोनेंट साला एक बार निकल जाता तो कोई कभी बदलता नहीं था। लायबिलिटी कंपोनेंट को तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वगैरह वगैरह पे बहुत कुछ करना पड़ता था, पर इक्विटी कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहता था, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है। नेक्स्ट आइटम देखो, ये नॉर्मल वाला कैपिटल रिजर्व है जिसको हम लोग फाउंडेशन 11-12 से जानते हैं। नेक्स्ट वही नॉर्मल वाला, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम के आगे ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लगाया जाता था, अब सिक्योरिटी प्रीमियम बोल करके रोक दिया गया। नेक्स्ट वो छोड़ दीजिए, जनरल रिजर्व है वो, अदर रिजर्व माने जनरल रिजर्व। नेक्स्ट नहीं, रिटेन अर्निंग तो बोलो, P&L क्रेडिट बैलेंस तो मेन ब्रह्मांड है, यही तो बैलेंस रहेगा, इसी में तो सारे चेंजेस का खेला होगा, इसी के लिए तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, बाकी में कोई चेंज थोड़ी होता है। हर साल अगर किसी आइटम में चेंज होना है तो रिटेन्ड अर्निंग में होना है, तो ये तो मेन है। अब आप अदर आइटम्स को देखिए और देखिए आप सब जानते हैं या नहीं जानते हैं। हाँ, डेट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू OCI, हाँ FVT OCI। तो FVT OCI में ना आपको डेट इंस्ट्रूमेंट और इक्विटी में आपको इरिवोकेबल इलेक्शन करते थे हम लोग, तो वो बगल में है, और डेट कंपोनेंट क्या नाम, डेट को भी अगर हम लोग FVT OCI में लिख रहे हैं तो वो पहले में है। ये OCI के आइटम सब हैं। जब हेज अकाउंटिंग आपको पढ़ाए थे तो जो इफेक्टिव पोर्शन ऑफ कैश फ्लो हेज होता है वो अलग से रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है। आप देखिएगा मेरे सम्स कराए हुए हैं, उनको अदर इक्विटी में डालने का कैश फ्लो हेज रिजर्व, मेरा नाम है CFHR, ठीक है, हेज अकाउंटिंग में आपको कराया गया है। तो CFHR मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस, बस उसको यहां पे दिखाना, उसका जगह बनाया हुआ देखिए। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस, उसके बाद वो जो फॉरेन ऑपरेशन याद है, ट्रांसलेशन रिजर्व, यस, उसके सम्स भी बनाए हुए हैं, वो आ गया वहां पे। ये जब इसमें से ना मेजॉरिटी को जब हम लोग बेचते हैं ना, जैसे फॉरेन ऑपरेशन को बेचेंगे तो ये P&L में रिक्लासीफाई हो जाता है। आगे वो छोड़ दीजिए अदर आइटम्स को। शेयर वारंट, यू मस्ट बी नोइंग, शेयर वारंट के अगेंस्ट में जो पैसा मिला हुआ है वो ऐसे करके अदर इक्विटी में आता है। तो अदर इक्विटी को हम लोग ऐसे बोले ना तो अच्छा रहेगा, दे इंक्लूड ऑल द आइटम्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लसेस प्लस द आइटम्स ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स प्लस ऑल अदर आइटम्स ऑल्सो जो कैपिटल तो नहीं है पर इक्विटी है। नहीं समझे? जैसे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कैपिटल तो नहीं है पर इक्विटी तो है ना, लाइबिलिटी तो नहीं है। 400 करोड़ का बात बोल रहे हैं। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, कैपिटल तो नहीं है, जब शेयर इशू हो जाएगा तब तो कैपिटल बन जाएगा, पर इक्विटी तो है ना। तो जो इक्विटी कैपिटल नहीं है पर इक्विटी है, उसको अदर इक्विटी में इस तरह से कॉलम बना के प्रेजेंटेशन करने बोला गया है। मैं एक बार सारा नाम वापस पढ़ता हूं, तुम भी नाम मेरे साथ साथ देखो। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इक्विटी कंपोनेंट ऑफ CFI, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, डेट इंस्ट्रूमेंट थ्रू OCI, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू OCI, इफेक्टिव पोर्शन ऑफ कैश फ्लो हेज, रिवैल्यूएशन सरप्लस, तुम्हारा फॉरेन ऑपरेशन का एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व, फिर तुम्हारा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये इंडिविजुअल आइटम्स है, ठीक है। अब सर इनका चेंजेस कैसे दिखाना है? ओपनिंग, एडजस्टमेंट, क्लोजिंग। अब इसमें भी अगर वो चेंजेस इन दी अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से या प्रायर पीरियड एरर की वजह से आपको सुधारना पड़ा है किसी भी आइटम को, तो अभी नया करके एक तो उसके लिए जगह बनाया गया है। तो देखिए बैलेंस एट द बिगिनिंग लिखा, अब एकदम लेफ्ट वाला कॉलम पढ़ते रहिए, एकदम लेफ्ट वाला कॉलम। तो बैलेंस एट द बिगिनिंग लिखा, देखिए फिर चेंजेस बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रायर पीरियड एरर लिखा, कॉलम देख रहे हो ना, पहला कॉलम। फिर रीस्टेटेड बैलेंस लिखा। तो ये तो अब पुरानी चीजें सुधर गई। अब जो प्रॉफिट लॉस आया उसके बारे में डिटेल है, देखो।
टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ड्यूरिंग द ईयर, कहां पे कौन सा इनकम ऐड हुआ रिस्पेक्टिव कॉलम में लिखोगे, क्योंकि है तो रिजर्व्स एंड सरप्लस ही ना, तो वेरियस आइटम में ऐड लेस हुआ होगा तो वो लिखना है। डिविडेंड अगर कुछ दिए हैं तो रिटेन्ड अर्निंग से दिए होंगे, डिविडेंड तो रिटेन्ड अर्निंग से माइनस होता है, तो देखिए डिविडेंड पेड के लिए अलग से लिखा हुआ है। एनी अदर चेंजेस मींस कहीं P&L से निकाल के तुमने GR में डाला, कहीं से निकाल के तुमने कहीं पे डाला, नहीं समझे, तो वो एनी अदर चेंजेस में आ गया, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इस तरह का फॉर्मेट डिजाइन किया गया है, और इस तरह के फॉर्मेट में आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को डालना है। और हमेशा दिमाग में रखना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल छोड़ करके हम लोग जिसको भी इक्विटी कहते हैं वो सब अदर इक्विटी में आता है। इंडिविजुअल आइटम के लिए कॉलम बना देंगे और रोज में चेंजेस के बारे में डिटेल दे देंगे, ओपनिंग से क्लोजिंग तक का रिकॉन्सिलिएशन, और प्रायर पीरियड और पॉलिसी चेंजेस का एडजस्टमेंट अगर हुआ तो पहले उसको करके रीस्टेट करके फिर चेंजेस को दिखलाएंगे, और जैसा चेंजेस करेंट ईयर का एग्जैक्टली वैसा ही चेंजेस प्रीवियस ईयर्स का है। ये स्टोरी कंप्लीट हो गया ना। अब आप जाइए वहां पर अदर इक्विटी में पेज नंबर 12 में जो अदर रिजर्व्स वगैरह थे ना, एक तो अदर रिजर्व्स करके कॉलम था, उनका ब्रेकअप यहां पर है। CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जो बाईबैक और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के कारण पैदा होता है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जो कंपनियां बैलेंस शीट में डिबेंचर रखती है उनको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है। 25% तक का रिक्वायर, अब तो और कम हो गया, अब तो 10% तक का रिक्वायरमेंट है खाली। पहले 25% तक का रिक्वायरमेंट था, अभी कम करके 10% तक का कर दिया है। लॉ में पढ़ोगे आप लोग। शेयर प्रीमियम आउटस्टैंडिंग का नाम बताइए, आप लोग पढ़ते थे इंड AS 102। SBPL शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, और एक तो जो इक्विटी होता था उसका नाम क्या था? SBPR। इंप्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस को जब डेबिट करते थे, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस को डेबिट करते थे, और उनको जो ऑप्शन देने वाले रहते थे तो जो लाइबिलिटी क्रिएट करते थे उसका नाम था SBPR। ये वही अमाउंट है। अच्छा, इनका भी रिकॉन्सिलिएशन दिखाइएगा, ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग करके। नेक्स्ट, रिटेन्ड अर्निंग रिप्रेजेंट सरप्लस, नॉर्मल बात है। अच्छा, किसी भी रिजर्व के नाम के आगे अगर फंड लग गया तो इसका मतलब उसका पैसा कहीं ना कहीं प्रॉपर जगह पे इन्वेस्टेड है। आपने नाम ये वर्ड सुना होगा, फंड वाला कहानी। और एक बात, अगर कोई सा भी रिजर्व नेगेटिव आता है, रिटेन्ड अर्निंग का नेगेटिव आने का सॉलिड चांस है, बाकी तो कोई रिजर्व नेगेटिव आएगा नहीं, इसका नेगेटिव आने का चांस है। और वो सब जो OCI के आइटम नेगेटिव आ सकते हैं, OCI में तो नेगेटिव भी आ सकता है ना, तो रिजर्व सरप्लस में जो है ये आइटम नेगेटिव आ सकता है। कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव को ब्रैकेट में दिखा दो। मुन्ना, अगर ये इतना बड़ा नेगेटिव है कि इसके कारण पूरा अदर इक्विटी नेगेटिव आ गया, कोई घबराने का नहीं है। उसके कारण अगर अपना शेयर होल्डर फंड भी नेगेटिव आ गया तो भी आपको घबराने का नहीं है। जो बड़ा बड़ा लॉस मेकिंग कंपनी होता है उसका शेयर होल्डर फंड नेगेटिव ही रहता है। बस, बाकी और कुछ नहीं है। अब आप बोरोइंग में चले आइए। अदर इक्विटी में मैंने कॉपी में कुछ लिखाया है, लिखो वेरियस आइटम्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस together with क्या लिखा? टुगेदर विथ देयर रिकॉन्सिलिएशन। should be presented here।
बस, और इसमें कुछ लिखिएगा नहीं, बाकी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, गुड। कॉपी में लिखो बोरोइंग्स 22 नंबर। आप लोग पढ़ लिए थे ना अदर इक्विटी को? ग्रेट। हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटी का बोरोइंग्स देख रहे हैं। नॉन करेंट लायबिलिटी का बोरोइंग पढ़ लिए ना, तो समझ जाना करेंट लायबिलिटी का भी बोरोइंग हो गया। हो सकता है मैंने नोट्स में जगह भी नहीं बनाया होगा, अभी मत देख, बाद में देखना बिटिया। हो सकता है मैंने जगह भी नहीं बनाया होगा तो मैं स्किप करके भाग जाऊंगा, उसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एकदम सेम डिस्क्लोजर्स होता है, एकदम सेम। ओके, तो सर क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ता है? एक तो बोरोइंग का नाम, मतलब कहां से लिए हो, एग्जैक्ट नेम, डिबेंचर है तो डिबेंचर, डिपॉजिट्स है तो डिपॉजिट्स, जो भी नाम से बोरोइंग है, बैंक लोन है तो बैंक लोन, जहां से भी लियो हो उसका नाम लिख दीजिए पहले तो। फिर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का डिटेल दे दीजिए। फिर सिक्योरिटी का नाम दे दीजिए कि कौन सा लोन अगर सिक्योर्ड है तो उसके अगेंस्ट में क्या सिक्योरिटी आपने ऑफर करके रखा है, उसका नाम दे दीजिए। फिर आपको देना पड़ेगा क्या बोलिए तो, अगर आपने कोई लोन वोन वगैरह में डिफॉल्ट किया है, हाँ रिपेमेंट में डिफॉल्ट किया है, तो उसके बारे में बता दीजिए। फिर आप रिडेम्पशन के बारे में बताइए। फिर डिबेंचर विबेंचर वगैरह है अगर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह आप क्या दे रहे हैं उसके बारे में बताइए। ये है मोटा मोटा कहानी में मेरे को डिस्क्लोजर जो चाहिए वो लिखो। लिखो क्लासिफिकेशन, इन टाइप्स ऑफ लोन्स, इनटू करो, इन नहीं, इनटू टाइप्स ऑफ लोन्स। डायरेक्टर विरेक्टर की अगर गारंटी रहेगी तो उसका डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। कॉमा सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, कॉमा डायरेक्टर्स गारंटी, कॉमा नेचर ऑफ सिक्योरिटी, कॉमा rate of interest in the cases of debentures, comma conversion or redemption details, comma default, etc. should be furnished. टर्म लोन वगैरह अगर ले रखे हो तो टर्म्स ऑफ रीपेमेंट बताना पड़ेगा कि कब रीपेमेंट करने वाले हो, क्या टर्म्स है वो बताना पड़ेगा। लिखो रीपेमेंट टर्म्स इन द केसेस ऑफ टर्म लोन्स। बस ये हुआ मेरी तरफ से, बाकी अब हम लोग रीडिंग करेंगे। चलो रीडिंग करते हैं। बोरोइंग को रीडिंग करो। बोरोइंग शैल बी क्लासिफाइड एज, पढ़ो, बोन्स एंड डिबेंचर्स, टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम अदर पार्टीज, डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज, डिपॉजिट्स, लोन्स फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। ये देखो लायबिलिटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सोचो साला अलग से लाइन, माने बैलेंस शीट के अंदर का लाइन आइटम नहीं, लेकिन नोट्स के अंदर का तो लाइन आइटम है ना। नेक्स्ट अदर लोन्स, फिर उसके नीचे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का क्लासिफिकेशन है ना। नेचर ऑफ सिक्योरिटी भी मांगा। फिर डायरेक्टर गारंटी के अगेंस्ट में अगर कोई लोन है तो उसके बारे में अलग से डिटेल मांगा। फिर बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स के केसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह मांगा। रिडेम्पशन कन्वर्जन के बारे में डिटेल मांगा।
इंस्टॉलमेंट में पेमेंट अगर करना होता है ना, तो सबसे आखिरी इंस्टॉलमेंट को सबसे पहले डिस्क्लोज करना पड़ता है कि इतना साल में ये वाला इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा, उसको सबसे पहला लाइन में, फिर उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, ऐसे करके फारदेस्ट रिडेम्पशन को सबसे पहले बताना पड़ता है। पढ़ लीजिए। आप समझ पा रहे हो इसको पढ़ाना एक टीचर के लिए कितना डिफिकल्ट होगा। कॉन्सेप्ट नहीं है ना रीडिंग ए लॉ के जैसा, बस रीड कीजिए, ये सब डिस्क्लोजर्स देना है। अब ये सारे डिस्क्लोजर के साथ कोई सम कभी बन सकता है? 100 पेज का बैलेंस शीट बन जाएगा जैसा रियल बैलेंस शीट बनता है? तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि प्रैक्टिकली जो सब हम लोग किए हैं जिस तरह के, उसमें इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन नॉलेज अगर हम लोगों को नहीं है और हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो भी तो प्रॉब्लम है ना। तो ज्ञान तो होना चाहिए कंप्लीट। अब आइए प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करते हैं। लिखो 23 कॉपी में। ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है बेटा, हाँ, क्योंकि हम लोग अभी नॉन करेंट लायबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें खाली 2 ही क्लासिफिकेशन है। इंप्लॉय बेनिफिट का प्रोविजन अलग दिखाना पड़ता है, बाकी सारे प्रोविजंस को अलग दिखाना पड़ता है। लिखो क्लासिफिकेशन between provisions for employee benefits and others। जानते हो अदर्स में मेनली क्या आता है? गेस करोगे? 100 रुपीज देंगे, पढ़ा हुआ है तुम्हारा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म क्या चीज का प्रोविजन बनता है? इंप्लॉय बेनिफिट का तो ग्रेचुइटी फ्रेचुइटी का तो पढ़े हुए ही हो, इंप्लॉय बेनिफिट वाला। वो तो प्लान असेट को नेट करके यहां पे दिखाओगे। प्लान असेट याद होगा, आप लोग पढ़ते थे। दूसरा बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होता है? लॉन्गेस्ट टर्म, मेमोरी का चीज है। मैं हिंट देता हूं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पढ़े हो, डीकमीशनिंग लायबिलिटी का प्रोविजन। डीकमीशनिंग लायबिलिटी का तो नेचर स्पेसिफाई करना पड़ता है, जो अदर्स में ना नेचर स्पेसिफाई करना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। अपने जानते हैं अदर्स के बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं है। जो कहीं हम नहीं लिख पाते और नॉन करेंट नेचर का होता है उसको अदर नॉन करेंट लायबिलिटी में लिखते हैं। तो एज सच उसका अलग से फॉर्मेट में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो आगे चलते हैं। करंट लायबिलिटी आ गया। अब तो करंट लायबिलिटी आ गया। तो करंट लायबिलिटी में सबसे पहला बोरोइंग्स। एकदम इग्नोर करके फट से आगे बढ़ जाओ, 100% सेम है, अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब अपनी कॉपी में लिखो करंट लायबिलिटी चल रहा है, ये याद रखिएगा। करंट लायबिलिटी साला स्टार्ट ही फिनेंशियल लायबिलिटी से होता है। जैसे करंट असेट स्टार्ट तो कम से कम इन्वेंट्री से होता है, फिर फिनेंशियल असेट आता है। पर करंट लायबिलिटी का तो स्टार्टिंग ही बोरोइंग है, और बोरोइंग खुद एक फिनेंशियल लायबिलिटी है। हम चाहेंगे एक बार बैलेंस शीट के फॉर्मेट को वापस देखो, फर्स्ट पेज में, सेकंड पेज में जाके। वहां करंट लायबिलिटी को देखो, देखे वो स्टार्ट ही फिनेंशियल लायबिलिटी से होता है। मैं ठीक बोला? आइए अदर फिनेंशियल लायबिलिटी में क्या क्या लेंगे। रेडी? पहला आइटम है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, दूसरा आइटम है अनपेड डिविडेंड, जिसको डिविडेंड पेएबल आप बोलते हो, तीसरा आइटम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग
अलॉटमेंट जिसको आप रिटर्न करने वाले हो, इन सब में कैश आउटफ्लो होगा, इसीलिए ये सब फिनेंशियल लायबिलिटी की गिनती में आ रहा है। फिर देखिए अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, मतलब हमने लोन ले रखा था, मैच्योर हो गया, हमें देना है, बस देना बाकी है, तो करंट लायबिलिटी बन जाएगा ना तुरंत। उसके बाद देखिए अनपेड मैच्योर्ड डिवेंचर्स, ये दोनों कोई टाइम पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में थे, अब यहां पे आ गए अदर फिनेंशियल लायबिलिटीज में, मैच्योर हो गए ना तो अदर फिनेंशियल लायबिलिटीज में आ गए। उसके बाद देखिए अदर करेंट लायबिलिटीज को, अदर करेंट लायबिलिटीज में वो लायबिलिटी है जिनको आप फिनेंशियल लायबिलिटी नहीं बोल सकते, फिनेंशियल लायबिलिटी बोलते तो फिर अदर फिनेंशियल लायबिलिटी में रहता ना, तो ये अदर नॉन फिनेंशियल लायबिलिटी है, जिसमें मैं आपको मेरा एग्जांपल लेता था कि तुमसे जो मैं ट्यूशन फीस एडवांस में लेके रखा हूं, मेरा लायबिलिटी है, पर वो मेरा फिनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि बदले में हम तुमको सर्विस देंगे, पैसा नहीं लौटाएंगे। तो वो देखिए आइटम लिखा हुआ है रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। अदर्स तो आप वो अदर्स जिंदगी में इंस्टीट्यूट हर जगह पे लिख देगा, मतलब अदर्स के अंदर भी अदर्स है। प्रोविजंस का वही कहानी है जो लॉन्ग टर्म में था, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स और अदर्स की कहानी है, ठीक है। अब अपनी कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखिए ट्रेड पेएबल, रेडी, पढ़िएगा बाद में, पहले लिखिए कॉपी में, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ MSME Act, a lot of details, क्योंकि हम लोगों का MSME एक्ट नहीं पढ़ा हुआ होगा तो हम लोग इन सारी बातों को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन पढ़ने में कोई बुराई नहीं, आप बैठ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कंपनियां समझ पाएंगी, उनके यहाँ पे ऑडिटर है, उनके यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो लोग डिटेल रखते हैं, ह्यूज नंबर ऑफ डिटेल्स देना पड़ता है। तो क्या लिखा बोलो, ए लॉट ऑफ डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन द नोट्स ऑन अकाउंट्स ऑफ ट्रेड पेएबल। एकदम ऑनेस्टली बताता हूं, तुम्हारी बुक में जो FA पैरा है ना, FA, वो तुम पढ़ जरूर लेना, तुमको याद नहीं होगा, तुमको समझ में भी नहीं आएगा। हाँ, पढ़ा हुआ चीज समझ में आ जाएगा, लेकिन क्योंकि MSME एक्ट हम लोग का पढ़ा हुआ नहीं है तो हम लोग को वो लाइन नहीं समझ में आएगा। मैंने कॉपी में इसलिए दे दिया कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट को पता रहे। हम लोगों के लिए FB रेलेवेंट है, फुल स्टॉप करके लिखो, ए न्यू एजिंग शेड्यूल, a new aging schedule very similar to debtors is newly introduced, full stop. The periods are चार पीरियड है, डेटर में 5 पीरियड था, इसमें 4 पीरियड है। हाँ, 0-1 ईयर, 1-2 ईयर्स, 2-3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स। डेटर में 0-6 मंथ भी था, है ना, इसमें 1 ईयर से स्टार्ट है, 0-1 ईयर लिख लो, 0-1 ईयर, उसको लेस देन 1 ईयर बोल सकते हो, 1-2, 2-3, मोर देन 3। और इसमें MSME का कितना बाकी है, बाकी लोग का कितना बाकी है, अलग से दिखाना पड़ता है, ये बचपन से है, ये इजीली समझ में आ जाएगा। कोई भी MSME अगर है, माइक्रो और स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, तो उसको कितना पैसा अपना देना बाकी है वो अलग से दिखाना पड़ता है, कई सालों से दिखाना पड़ता है, और उसमें भी डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड का ब्रेकअप देना है, जो डेटर्स में भी लगता था। फुल स्टॉप कर दो, स्टोरी को खत्म कर दो। FA चाहो तो घर में पढ़ लेना, मैं चाहता हूं कि यहां टाइम वेस्ट
नहीं किया जाए, वो एमएसएमई एक्ट के हिसाब से प्रेजेंटेशन है। बेटर यू रीड इट एट होम। एफ बी को अभी पढ़ लो। एफ बी रेलेवेंट है, समझ में आएगा, एग्जाम में आने लायक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ही सकता है। हो गया? गुड। आपको याद होगा एक चीज, जब हम लोग पढ़ते थे वो नॉन करेंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल, याद है? उसको करेंट असेट और नॉन करेंट असेट दोनों से अलग करके दिखाया जाता था। तो उस अगर कोई ग्रुप हम लोग सेल कर रहे हैं तो एक सेपरेट ही लाइन आइटम उसके लिए बनाया जाता था। तो वो ध्यान रखिए कि अगर आपके पास उस तरह का आइटम हो तो करेंट और नॉन करेंट जहां पे खत्म हो जाता वहां पे लास्ट में दिखा दीजिएगा। ओके, सो दिस स्टोरी इज ओवर नाउ। अब आइए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स को पढ़ते हैं। मेरी तरफ देखिए, क्या डिफरेंस है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स में? इंटरमीडिएट का पढ़ाइए, ये फाइनल के लिए कुछ अलग से नहीं है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हम बच्चों को कैसे समझाते हैं कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट दोनों में ही अपना रुपया लगेगा, दोनों में रुपया लगेगा। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में जब रुपया लगेगा ना तो लॉस होगा, कमिटमेंट में जब रुपया लगेगा ना तो असेट आएगा। जैसे मैंने बोला, कोई अनएग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, अपना कमिटमेंट है कि किसी से बिल्डिंग बनवाएंगे, अपना कमिटमेंट है कि कोई स्टार्टअप इक्विटी में 15 करोड़ रुपया लगाएंगे, तो वहां जब हम रुपया लगाएंगे तो अपने को असेट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट मिलेगा, बिल्डिंग मिलेगा, उस सबको कमिटमेंट बोलते हैं। पार्टली पेड शेयर, पार्टली पेड शेयर का अनपेड जो अपना अमाउंट है, हमने मान लो कोई कंपनी का पार्टली पेड शेयर खरीदा 10 करोड़ शेयर 8 रुपए ईच, उसका अमाउंट हम लोग पे करेंगे तो अपना इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ेगा ना। लेकिन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कैसा चीज है? अमाउंट जाएगा तो लॉस बुक होगा, साला वो पीएल है, वो मतलब वो गंदा चीज है। तो ये डिफरेंस है। लेकिन क्योंकि दोनों में रुपया जाना है तो नोट्स में इंस्टीट्यूट ने ये डिजाइन किया, कंपनी लॉ ने डिजाइन किया कि भाई कंटिंजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट को एक ही नोट्स में दिखाओ। ए कंटिंजेंट लायबिलिटी कर दो, बी को कमिटमेंट्स कर दो। तो कई सारे बच्चे तो बेचारे ये समझते कमिटमेंट माने ही कंटिंजेंट लायबिलिटी। नो, कमिटमेंट्स आर कमिटमेंट्स एंड कंटिंजेंट। मैं कैसे समझाऊं? आप बोला सर कमिटमेंट्स आर कमिटमेंट, ये कोई पढ़ाना हुआ क्या? लेकिन हम पढ़ाए अच्छा से कि किसको कमिटमेंट बोलते हैं और किसको कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। दे आर नॉट सेम। तो इसलिए ब्रेकअप करके दिखाने के लिए इंस्टीट्यूट ने बोला, आप देखिए क्या क्या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में ग्रुप किया हुआ आइटम्स हैं, सारे आइटम का डिस्क्लोजर अलग से देना पड़ता है। पहला इज पेंडिंग कोर्ट केसेस। पेंडिंग कोर्ट केसेस इजी लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज हम लोग एग्जाम में लिखते हैं उसका नाम है क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। बच्चों के लिए इजी लैंग्वेज है पेंडिंग कोर्ट केसेस। उसके बाद गारंटीज हमेशा का कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज है। उसके बाद वो बिल्स डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड वगैरह इसी के अंदर आ जाता है। अदर्स बोल करके ग्रुप किया गया है। अब आप कमिटमेंट्स पढ़िए। जहां पे हमें असेट वगैरह मिलने वाली है, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, अदर कमिटमेंट्स इफ एनी। फर्क नहीं दिखाई दिया दोनों में? अदर कमिटमेंट्स में, कमिटमेंट्स में और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में फर्क दिखाई दिया ना? सो ये स्टोरी हो गया कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज का। डन हो गया बात? आगे चलते हैं। अब अपनी कॉपी में छोटे छोटी बातों को लिखते जाओ, पैरा रीडिंग हम लोग करते जाएंगे। एक बात बताइए, रेलेवेंट इंड एस में आपको पढ़ाया गया है डिविडेंड का अकाउंटिंग रिटेन्ड अर्निंग को माइनस करके लायबिलिटी क्रिएट करके होता है, लेकिन डिक्लेयर्ड होने के बाद ही हम लोग डिविडेंड का अकाउंटिंग कर पाते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड का अकाउंटिंग नहीं होता, आपको मालूम होगा। करेंट ईयर में आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, लेकिन करेंट ईयर में
इस प्रपोज्ड डिविडेंड को नोट्स में दिखाने का सिस्टम लाया है। डिक्लेयर होगा तब वो बुक्स में जाएगा, लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगा, रिजर्व सरप्लस माइनस हो जाएगा, यस और नो। लेकिन इस साल जिस साल का प्रॉफिट है, भाई नॉर्मल रूल क्या है, 21-22 में कमाओ, 22-23 से डिविडेंड माइनस कर दो। लेकिन 21-22 के नोट्स ऑन अकाउंट्स में डिविडेंड का नोट्स देना पड़ता है। तो जहां पे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का नोट बनता है ना, उसके नीचे डिविडेंड का नोट देना पड़ता है। नहीं समझे? अगले साल जिसको रिजर्व सरप्लस से माइनस करेंगे, इस साल उसका नोट बनाएंगे। तो जो आपको आई नंबर पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वही है। ये जो इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है ना, इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड इन डेज 10, उसमें इस चीज को लाया गया है और उसी को शेड्यूल 3 में भी जगह दे दिया गया है। आप अच्छे से देख लीजिए। वहां टाइटल रिलेटेड अमाउंट लिख गया, वो द रिलेटेड अमाउंट है। एक टाइटल वर्ड आ गया गलती से, वो द है, द। मान जाऊं कंप्लीट? तो ये इंड एस 10 का रिक्वायरमेंट है। अगर रिलायंस ने 21-22 में प्रॉफिट अर्न किया, जो इस साल किया है, 22-23 में डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे वो लोग, तो अकाउंटिंग भले अगले साल करेंगे। इस साल का नोट्स में ऑब्वियसली वो अगर मतलब बैलेंस शीट साइन अभी नहीं हुआ है और डायरेक्टर ने डिविडेंड प्रपोज कर दिया है, तो उसको यहां पे नोट्स में आएगा। ठीक है? अब इस तरह की छोटी छोटी नई नई बातें, इमेंस, जो मैं उस दिन बोल रहा था ना, बेनामी प्रॉपर्टी से लेकर के क्या नहीं मांग लिया है। अब जो हम जो भी कुछ बोलेंगे ना, दे आर ऑल न्यू थिंग्स। ओके, उनको पढ़िए। और लास्ट क्लास में जाते जाते मैं बोल रहा था बहुत सारी बातों को, अगर आपको ध्यान है तो आज हम उन सारी बातों को डिटेल में करते हैं। लिखो कॉपी में, पॉइंट नंबर 24 या 25? 26। 24 में तुमने क्या लिखा बिटिया? तो वो हो गया था 24 में। हाँ, प्रोविजन के बाद हमने तो ट्रेड पेएबल ही लिखाया था, तो ठीक है। अब लिखो 25। तुम भी नंबर को चेंज करके 25 कर दो उसको। रेडी? अगर, सुनो, बुक्स बाद में देखना, अगर हमने कोई सिक्योरिटी इशू की है या हमने कहीं से लोन लिया है, किसी पर्पस के लिए लोन लिया है, और अगर उस पर्पस के लिए यूज नहीं हुआ है, माने अपना गलती, अपना क्राइम, तो उसका डिटेल हमें चाहिए। जो पैराग्राफ नंबर जे और पैराग्राफ नंबर जे ए है ना, वो उसी को लेकर के है। लिखो ही फेनी कॉपी में 25 नंबर पॉइंट में हेडिंग दे दो, लोन्स यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेस। ऐ समझे? जिसके लिए लोन लिए उसमें यूज नहीं करके कहीं और अगर यूज किए, हमको डिटेल चाहिए। हाँ, ये अब शेड्यूल 3 में देना है। कारो तो ऑडिटर रिपोर्ट होता है ना, ये कंपनी को खुद को रिपोर्ट करना है। ठीक है, चलो जे और जे ए को रीड कर लो और टिक लगा दो। अच्छा, अब अपना ना पुराना सारा टिक हो गया, अपने रीडिंग सारा कर लिए, खाली एफ ए तुमको रीड करना है, एमएसएमई वाला। मैं अपना सारा टिक लगा चुका हूं 100%। पढ़िएगा जे और जे ए को। कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा।
क्लियर? गुड। जे और जे ए सेम है। जे में अगर आपने सिक्योरिटी इशू किया हुआ उसको दूसरी जगह यूज किया तो उसका डिटेल दीजिए। जे में स्पेशल लोन बैंकों से ले रखे हो तो उसको कहां यूज किए वो बता दीजिए। अब आइए इमूवेबल प्रॉपर्टी जो अपने नाम पर हमने होल्ड नहीं करी है, डायरेक्टर ड्राइवर के नाम पे, इस तरह से अगर कोई हम लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद रखी है और कंपनी के नाम पे अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका एक नया पूरा एक टेबल बना करके उसका डिस्क्लोजर करने बोला गया है। लिखो पॉइंट नंबर 26। इफ द कंपनी हैज invested in immovable properties and they are not held in the name of the company, and they are not held in the name of the company, then a detailed note including the amount, comma line item of the balance sheet, comma name of the person oblique company, इवन ये भी कि वो आदमी तुम्हारा प्रमोटर का कोई रिश्तेदार तो नहीं है, डायरेक्टर का रिश्तेदार तो नहीं है, वो भी बताना है। ये सिंपल साइफनिंग ऑफ का कहानी है। एटसेट्रा नीड टू बी डिस्क्लोज्ड, क्योंकि लिखाने का तो कोई अंत नहीं है बेटा। कॉपी में तो लिखा के दिए ही हैं, बुक तो बना के दिए ही हैं। चलो उसको पढ़ते हैं। सीधे नेक्स्ट वाले पेज में चले जाओ, 16 में। वो टेबल देखो, लाइन आइटम इन द बैलेंस शीट, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन क्या है, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्या है, टाइटल डीड किसके नाम पे है। जिसके नाम पे टाइटल डीड है वो प्रमोटर या डायरेक्टर या उसका रिलेटिव तो नहीं है। कब से वो प्रॉपर्टी है होल्डिंग में, क्या रीजन है कि आपने कंपनी के नाम पे रजिस्टर नहीं कराया। ये डिस्क्लोजर कंपनी को देना है। छोड़ दो, चलो अगला पॉइंट। सो सीरियस पॉइंट है। क्या लिखे हो तुम लोग हेडिंग में, उस पैराग्राफ में, कॉपी में क्या लिखे हो बेटा? नहीं, पैरा क्या लिखे हो? बस ठीक है, बस तो डिटेल देना है बस, और क्या। अब नया पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर बोलो 27 लिखो। इफ the investments oblique PPE oblique ROU assets are fair valued then whether the valuation has been done by a registered valuer or not, क्या क्या चीज लिखे ऊपर में? ऑब्लिक इंटेंजिबल असेट्स भी कर दो, वो भी क्यों बचेगा। अच्छा, आप जानते हो कि इन्वेस्टमेंट्स का फेयर वैल्यूएशन करना पड़ता है, एफवीटी पीएल हो या एफवीटी ओसीआई हो। पीपीई को रिवैल्यूएशन मॉडल में अगर हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं तो पीपीई का फेयर वैल्यू होता है। इन्वेस्टमेंट्स में अगर क्या नाम इंटेंजिबल असेट को अगर रिवैल्यूएशन मॉडल में लेके जा रहे हैं
तो उसका भी फेयर वैल्यूएशन निकलता है। तो पहले बताइए, डायरेक्टर अपने मन से कर दिया रिवैल्यूएशन या रजिस्टर्ड वैल्यू? अब उसका एक तो एक्ट है अलग से रजिस्टर्ड वैल्यूएशन का, नहीं समझे? तो वो सब एक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं जानते, लेकिन ये तो जानते हैं ना कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर कुछ तो होता है। तो वो डिटेल हम लोगों को देना है। मेरे बुक में इसका 3 पॉइंट बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग, पीपीई के लिए अलग, इंटैंजिबल असेट्स के लिए अलग। तुमको मैंने एक साथ लिखा दिया कि भाई इन तीनों जगहों पे फेयर वैल्यूएशंस निकलते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया है कि नहीं किया है बता दीजिए। अपने बुक में 2, 3 और 4 को टिक लगा दो। सेंटेंस अपना कॉपी में अधूरा है, क्या है पता? इज डन बाय ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर और नॉट। मैं बोला था ना, हाँ ये लिखा नहीं, ये पढ़ने में लग गया पहले। कंपनीज एक्ट में ये कंपनीज रूल्स 2017। टू पढ़ लीजिएगा तो 3 और 4 एकदम सेम है। 3 इज फॉर इंटेंजिबल असेट, 3 इज फॉर पीपी, 4 इज फॉर इंटेंजिबल असेट। आगे चलो, ग्रेट। फिर से कॉपी में आ जाओ और एक बार लिख लोगे ना, फिर तुम्हारे दिमाग में रहेगा हाँ भाई ये सब चीज मांगा है, ये सब चीज मांगा है। अब ये सब का 4-5 तो छोटा छोटा 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन 4 मार्क्स का मिलाकर के आ जाए, किसको मालूम है? और किसको मालूम है फुल बड़ा बैलेंस शीट के समय इसका नोट्स ही बनाने आ जाए। तो पढ़ा हुआ रहने से एक तो हेल्प हो जाता है। नहीं, लिखो, इफ द कंपनी हैज गिवन लोन्स ऑन एडवांसेस टू, ऐसे तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में ये नोट आता है, लेकिन शेड्यूल 3 में अलग से इसको डालने का कहा गया है। ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस टू प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, केएमपीस, देन लोन आउटस्टैंडिंग, एंड परसेंटेज। परसेंटेज जो बोलना है वो टोटल लोन के अगेंस्ट में बोलना है और टेबल बना करके बोलना है। डायरेक्टर को कितना, प्रोमोटर को कितना, केएमपी को कितना, रिलेटेड पार्टीज को कितना। खाली टेबल देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। और इवन ऐसा भी लोन है कि रिपेएबल ऑन डिमांड है तो उसको अलग से बताना है। और अगर पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो यह भी बताना है कि इसमें पीरियड हम लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया मांगने वाला। नहीं समझे? खाली टेबल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा हम लोग क्या नया मांग रहे हैं आप लोगों से। टाइप ऑफ द बोरोवर एक कॉलम में है, आउटस्टैंडिंग लोन एक कॉलम में है, परसेंटेज ऑफ द टोटल है ना। लेफ्ट वाला देखिए तो मजा आएगा। प्रोमोटर का नाम, डायरेक्टर्स के एमपीस का डिटेल देना है। मैं छोड़ू? ग्रेट। नया पॉइंट लिखो कॉपी में। पॉइंट नंबर 30 आ गया क्या? 29। ये जो डिटेल है ये CWIP के लिए और इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट के लिए सेम एप्लीकेबल है। एक पढ़ लोगे, दूसरा वाला पढ़ना नहीं पड़ेगा। एकदम डिट्टो डिट्टो लिखो कॉपी में। इफ देयर इज एनी CWIP, एनी CWIP, फिर एक तो ऐसा CWIP आएगा जहां पे कॉस्ट ओवररन हो गया है, पीरियड ओवररन हो गया। आप सोचे थे 3 साल में बनाएंगे पर 4 साल हो गया है, उसका अलग डिटेल है। ये नॉर्मल CWIP का डिटेल है। क्या लिखा? इफ देयर इज एनी CWIP ऑब्लिक intangible asset under development, then aging schedule,
needs to be given. इसका एजिंग शेड्यूल 4 कॉलम वाला है, 5 वाला नहीं है। तो बताओ 4 कॉलम वाला माने कौन सा वाला? देखो मत अभी, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, more than 3 लिख लो, या फिर जैसे भी कर लो। इन 4 कॉलम्स कर दो, इन 4 पीरियड कॉलम्स। ये तो वो है जो चल रहा है आपका, हाँ। और आपने अगर सस्पेंड कर दिया तो उसके बारे में भी अलग से बताइएगा, ठीक है। यहां पे हम लोग ये नहीं बोल रहे कि ओवररन हो गया है आपका, ये नॉर्मल CWIP का डिटेल है। इफ यू आर परफेक्टली ओके, एवरीथिंग इज विद इन शेड्यूल, तो भी ये डिटेल आएगा कि भाई मेरा यहां पे एक तो 4 साल से ज्यादा का वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, 2 WIP है जो 2 साल से ज्यादा से चल रहे हैं, तो 2 से 3 साल में गैप में दिखाइए। तो ऐसे करके एक तो एजिंग शेड्यूल दिखा दीजिए, और सेम एजिंग शेड्यूल आप मुझे इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट का भी दिखाइएगा। गॉट द मैसेज क्लियर? लिखो फर्दर, बाद में पढ़िएगा, फर्दर an aging schedule for those CWIP and intangible asset under development which are overdue। overdue का मतलब, हाँ, जो टाइम पीरियड हमने एस्टिमेट करके रखा था उससे ओवरड्यू हो गया है, और विच आर इन कॉस्ट ओवररन। किसको बोलते हैं कॉस्ट ओवररन? जितना हमने एस्टिमेट किया था, प्लान किया था कि इतना खर्चा लगेगा, उससे अगर ज्यादा खर्चा लग गया है, देन एन एडिशनल एजिंग शेड्यूल इज रिक्वायर्ड। Then an additional aging schedule is required, giving the details about the period within which they are expected to be completed। ठीक है, अभी तक कंप्लीट नहीं किए, आगे कितना साल में कंप्लीट कर लोगे? अगले 1 साल में, 1 से 2 साल में, 2 से 3 साल में, या मोर देन 3 इयर्स में? उसका भी डिटेल हमें चाहिए। ओके, अब इसको तुम पैराग्राफ से रीडिंग करो कॉपी में, माने बुक से। सिक्स पढ़ रहे हो ना? CWIP एजिंग शेड्यूल। अच्छा, उसमें प्रोजेक्ट सस्पेंडेड का अलग से डिटेल देना पड़ता है, टेम्पररीली सस्पेंडेड का। ऑनेस्टली बताना, पहले वाले एजिंग शेड्यूल में दूसरे वाले एजिंग शेड्यूल में क्या फर्क है? देखो मत और बताओ। दूसरा वाला समझे ना? नहीं, टेंजिबल इंटेंजिबल का तो एक जैसा ही है। पहला वाला एजिंग शेड्यूल, दूसरा वाला एजिंग शेड्यूल में क्या फर्क है? पहला वाला में भी 4 कॉलम है, देख, दूसरे वाले में भी 4 कॉलम है। जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है ना आपका, चाहे सस्पेंडेड भी हुआ चाहे चल रहा है, उसका सारा डिटेल है। और दूसरा वाला जो एजिंग शेड्यूल है, ओवररन या टाइम ओवररन, माने टाइम ओवररन या कॉस्ट ओवररन, यहां उनके बारे में डिटेल देना है। पहले वाले जो एजिंग शेड्यूल है उसका टोटल बैलेंस शीट से मैच करेगा, दूसरे वाले में हो सकता है एजिंग शेड्यूल बने ही नहीं,
अगर आपका कोई ओवररन नहीं है, कोई टाइम ओवररन या कॉस्ट ओवररन नहीं है, तो आपको सेकेंड वाला डिस्क्लोजर बनाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड टेबल इज ओनली फॉर दोज CWIPs विच आर आइदर टाइम ओवररन और कॉस्ट ओवररन। और सेकेंड वाले में एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बताना है, और फर्स्ट वाले में वो कितने साल से चल रहा है वो बताना है। फर्क समझ रहे हो? दूसरे वाले में एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बताना है। ड्रॉप कर दो, ग्रेट। तो अब ना आपका 6 और 7 दोनों को टिक लगा दो। लगा दिए? अब आप कॉपी में वापस आ जाओ, लिखो इफ द कंपनी इज if the facing any proceeding for holding any benami property under Benami Transaction Act, then details are required to be given. Relating to the amount, beneficiaries, अमाउंट, प्रॉपर्टी का डिटेल, कौन बेनिफिशियरी है, बुक्स में है या नहीं है, कंपनी का व्यू क्या है प्रोसीडिंग को लेकर के, प्रोसीडिंग का स्टेटस क्या है, केस चल रहा ना आपके अगेंस्ट में, तो इस सब का डिटेल देना पड़ता है। एटसेट्रा कर दो ना, बाकी तो बुक में हम लोग पढ़ेंगे ही, कॉपी में थोड़ी सब कुछ लिखना जरूरी है। कॉपी में तो रिवीजन करने के लिए आइडिया रहना जरूरी है। ये तो लॉ जैसा चीज है, बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। चल देख 8 नंबर, वेयर एनी प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर Benami Transaction Act and rules made thereunder, the company shall disclose the following A, B, C, D, E, F, G. Detail of the property, amount thereof, details of the beneficiaries. If it is in the books, तो बैलेंस शीट का लाइन आइटम बताओ किसके अंदर में है। If not in the books, तो उसके बारे में अलग से रीजन बताओ क्यों नहीं है बुक्स में। अगर प्रोसीडिंग चल रहा है तो आपके अगेंस्ट में कैसे चल रहा है, आर यू द अबेटर ऑफ द ट्रांजैक्शन, या फिर आप ट्रांसफरर वगैरह हैं। अबेटर का मतलब होता है मन आप क्रिमिनल हैं, आपने फोर्स किया किसी को कि तुम खरीद ले, तो उस तरह से आपके अगेंस्ट में केस चल रहा है क्या, उसके बारे में अलग से बताना पड़ता है। नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग, स्टेटस, आपका व्यू क्या है, इस सब का डिस्क्लोजर देना है। न्यू, नया आया ये सब 2022 में देखोगे सबकी कंपनियों की बैलेंस शीटों में। इवन वो भी आया है मालूम, अगर आपका सर्च सर्वे सीजर हुआ आपके अगेंस्ट में इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग, और आपने उसमें डिस्क्लोजर मारा है कि हाँ 400 करोड़ का अनडिस्क्लोज्ड इनकम हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो उसका डिटेल देना पड़ता है। अच्छा है, लेकिन नहीं, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है। अच्छा है ना, हम तो बहुत खुश है ना। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट तुम दुखी हो, एज ए टीचर हम दुखी हैं, क्योंकि इसमें क्या तो पढ़ाना है, लेकिन हाँ ट्रांसपेरेंसी बढ़ रहा है। ये सब क्लियर था कि ये सब चीजें होंगी। मोदी सरकार जब आया तो हाँ ये सब चीजें होना था,
और पहले हो जाता, उम्मीद पहले से ही था मेरे को, लेकिन हम डिससेटिस्फाइड हमेशा एज एन इंडिविजुअल, हम डिससेटिस्फाइड हमेशा रहेंगे जब तक पीपल आर नॉट बिहाइंड द बार्स। इन सब से क्या होनी जानी है? पैसा निकलवाओ, और हाँ पैसा निकलवाओ पहला, हाँ वो नहीं है। तो देखने से लगता कहीं आप भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे बाकी लोग थे, ऐसा फीलिंग आता है। चलो छोड़ो ना, आगे चलते हैं। अच्छा करंट, अब नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर बताओ। अच्छा वो पढ़ना हो गया ना बेटा आपका बेनामी वाला, चलो लिखो, इफ द कंपनी हैज टेकन एनी लोन against any current asset then the company shall disclose whether the quarterly returns are getting filed or not. वेदर द क्वार्टरली रिटर्न्स, उसमें क्वार्टरली रिटर्न चाहिए ना, स्टॉक स्टेटमेंट चाहिए, डेटर स्टेटमेंट चाहिए। बैंकों को क्वार्टरली रिटर्न नहीं चाहिए क्या? आर फाइल्ड और नॉट, एंड द अमाउंट्स आर एज पर द बैलेंस शीट और नॉट। अमाउंट्स आर एज पर द बुक्स लिखना, अमाउंट्स आर एज पर द बुक्स और नॉट। कुछ भी दिखा देते हैं मालूम है, बुक्स में 4 करोड़ का स्टॉक रहेगा, बैंकर को बोल देंगे 35 करोड़ का स्टॉक है, कुछ भी दिखा दो। अब ये सब नोट्स में डालना है, ऑडिटर चेक करेगा। ये तो नोट्स ऑन अकाउंट्स है, तो ऑडिटर की भी तो जिम्मेदारी हो गई। उसमें भी ना अगर बुक्स के साथ मैच नहीं कर रहा तो रिकॉन्सिलिएशन भी देना पड़ेगा कि मैच नहीं कर रहा, उसके क्या कारण है। ठीक है, तो आप बुक रीडिंग बाद में करिएगा, ये सब छोटी छोटी बातें। चलिए आगे मेरा कॉपी में लिखते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 32, इफ द कंपनी इज ए विलफुल डिफॉल्टर, हम लोग एक साथ पढ़ने बोल देंगे। इफ द कंपनी इज ए विलफुल डिफॉल्टर विलफुल डिफॉल्टर जानते ही हो, पैसा है लेकिन आपने डिफॉल्ट किया, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, देर ऑल विलफुल डिफॉल्टर। देन द डिटेल ऑफ फॉल्ट एंड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फॉल्ट, क्या अमाउंट का फॉल्ट है, डिटेल ऑफ डिफॉल्ट कर दो, किस नेचर का डिफॉल्ट है, नहीं समझे, कितना तारीख को आपको डिफॉल्टर घोषित किया गया, कौन सी बैंक ने आपको डिफॉल्टर घोषित किया, वो डिटेल आपको देना है। नेक्स्ट हम लोग रीडिंग करेंगे। एक साथ 4-5 तो मैं लिखा दे रहा हूं, फिर एक साथ रीडिंग करेंगे बैठ करके। फिर लिखो, इफ द कंपनी हैज एनी रिलेशनशिप विथ those companies which are struck off, स्ट्राइक ऑफ कंपनीज नाम सुने हो, जिन कंपनियों को शेल कंपनी बोल के स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया, उनके साथ आपका कोई भी रिलेशनशिप है, रिसीवेबल खड़ा है, पेएबल खड़ा है, इन्वेस्टमेंट खड़ा है, लोन खड़ा है, डिटेल देना है। देन ए डिटेल शुड बी फर्निश्ड। क्या बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, स्ट्राइक ऑफ कंपनी आपका क्या लगता था, किस नाम से आउटस्टैंडिंग खड़ा है, इवन इन्वेस्टमेंट भी, लोन भी, खाली रिसीवेबल पेएबल नहीं, सब दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
if any charge is not registered with ROC and the statutory period is over, then that detail should also be furnished. एक बार इतना पॉइंट को लिखना रोकेंगे। समझ में तो आ ही गया क्या करना है, क्या चीज के बारे में बात हो रही है। अब मेरी बुक में जाओ, जो मैंने नोट दिया है उसमें हम लोग कहां कहां तक टिक लगा चुके थे बताओ। बेनामी हो गया था ना, तो अब आप 9, 10, 11, 12 को रीड करो। एक नया चीज लाया, रेशियोज। 12-13 ठो रेशियोज निकालने बोला है। हम लोग खाली ईपीएस निकाल के देते थे ना। अब रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन नेट एसेट, करेंट रेशियो, ये सब निकालने बोला है। डेट इक्विटी, डेटर टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर सब मांगा, क्रेडिटर टर्नओवर। बढ़िया है। अरे भाई इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन मिल रहा है, खुश रहो। फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक्सप्लेनेशन भी मांगा है, बढ़िया चीज मांगा है। हम लोग को मनी कंट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है और हम लोग को सारा भरोसा नहीं है वहां पे। पढ़िए पढ़िए, आप लोग तो पढ़िए पहले। जब हो जाए ना 12 नंबर का रीडिंग तो बोलिएगा। हो गया बेटा? वेरी गुड। नॉर्मली सब कुछ समझ में आया। एक चीज है, पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर रूल्स मालूम है? होल्डिंग का 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 होल्डिंग। हाँ, तो वो कुछ नंबर मेरे को भी नहीं मालूम कितना से ज्यादा अलाउड नहीं है। मैक्सिमम 3 लेयर हो सकता है। मैंने होल्डिंग, तो होल्डिंग के बाद 2, तो उसमें अगर आपका वायलेशन है, बियॉन्ड में आप अगर काम कर रहे हैं तो उसका डिटेल आप बताइए। 2 के बाद अलाउड नहीं है सर। इसके लिए बीच में फॉर्म भी आया चाहिए, तो ये अभी नोट्स में दिखाना है। फॉर्म तो आप करते रहिए, हमें नोट्स ऑन अकाउंट्स में चाहिए। जो कंपनियां बियॉन्ड में चली गई ना, 2 के बियॉन्ड में, उनका हम लोगों को डिटेल चाहिए। नाम और CIN नंबर। उनका डिटेल आएगा ज्यादा। हाँ, और जल्दी से इनको खत्म करके घुसा दीजिए ना अंदर में। ये लोग चाहते हैं कि इनको, अगर आपकी 100% होल्डिंग है तो इनको मर्ज करा लीजिए ना, एक कंपनी बना दीजिए, अमलगमेट करा करके लेयर के अंदर ले आइए। ज्यादा लंबा लेयर लेने से इनकम टैक्स वालों को भी दिक्कत होती है, कंपनी एक्ट वालों को भी दिक्कत होती है, और आप लोग छुपाना चाहते हो, इसलिए इतना लेयर बना के रखे हो। ओके, चले आगे। 13 को टिक लगा दो। मैं इसके लिए ऊपर नोट नहीं बनाया। हाँ, अब देखिए, अब आपको लिखना नहीं है, खाली देखिए। कुछ रेशियोज हमने मांगे हैं। करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर,
कैपिटल टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, आरओसीई और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और ये भी अगर पिछला साल के कंपैरिजन में इस साल कोई भी रेशियो 25% से ऊपर या नीचे होता है, एक्सप्लेनेशन। ये डिस्क्लोजर हमें, ये नया रेशियो का डिस्क्लोजर नया, ये अभी जितना भी एडिशनल डिस्क्लोजर आया ना, खास करके जहां पे वो फंड का चालू हो ना कि फंड लिए और दूसरा पर्पस के लिए यूज किए हो, दे ऑल आर न्यू अमेंडमेंट्स। टिक लगा दो। फिफ्टीन को रीड कर लो। ठीक है, अब सुनिए, मैं 16 वाला डिस्कशन कर रहा हूं। अगर हमने किसी को पैसा दिया इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि आप यहां पे पैसा लगाओ, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी कंपनी को दिया 200 करोड़ रुपया कि तुम मेरा बेटा का स्टार्टअप में पैसा लगाओ, उसका डिटेल देना है और लेने वाली कंपनी को भी डिटेल देना है। देने वाली कंपनी भी डिटेल देगी, वो 16 में है ए में, और लेने वाली कंपनी 16B में सेम डिटेल फर्निश करेगी। कितना रुपया लिए, कितना रुपया कब कब दिए, फेमा का वायलेशन तो नहीं है ना, ये सारा डिटेल आप देंगे। जो ए में है वो कंपनी जिसने लोन दिया है, और जो बी में है ये वो कंपनी देगी जिसने लोन लिया है। पढ़िए, मैं चाहूंगा इसको पढ़िए, नया चीज है। वेयर ए कंपनी हैज एडवांस्ड और लोन्ड और इन्वेस्टेड फंड्स, पढ़े, और इन्वेस्टेड फंड्स, either borrowed funds or share premium or any other source or kind of funds to any other person or entities including foreign entities। जो बीच वाली एंटिटी उसको इंटरमीडियरी बोला गया है। जो मेन पैसा देने वाली कंपनी है वो मेन लेंडर हो गई, बीच वाली को इंटरमीडियरी बोला गया। ये देखिए, विद द अंडरस्टैंडिंग दैट द इंटरमीडियरी शैल, देखो पढ़ो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेंड और इन्वेस्ट इन अदर पर्सन्स और एंटिटीज आइडेंटिफाइड इन एनी मैनर व्हाटसोएवर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, और प्रोवाइड एनी गारंटी और सिक्योरिटी। क्या क्या डिस्क्लोज करना है? डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टेड, डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टेड बाय सच इंटरमीडियरी इन द अदर इंटरमीडियरी, डेट एंड अमाउंट ऑफ गारंटी, और डिक्लेरेशन की फेमा का वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, ये कौन डिटेल दे रहा है? लेंडर दे रहा है, और सेम डिटेल बी में है, देखिए, जो इंटरमीडियरी देगा जिसने लोन लिया है, वेयर ए कंपनी हैज रिसीव्ड, बस बाकी सब सेम है। ड्रॉप कर दूं, 16 को टिक लगा दीजिए। अब जो है ना 7 नंबर पॉइंट है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, खाली सुन लीजिए। मैं बोलूं 7 नंबर, मैं आपको क्वेश्चन पूछूं 7 नंबर पे। मान लीजिए मैं फर्स्ट टाइम अडॉप्ट कर रहा हूं इंड एएस को, या मान लीजिए मैं कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर रहा हूं अकाउंटिंग पॉलिसीज का, तो एक 3 बैलेंस शीट अप्रोच का स्टोरी था, याद है? तो वो लिख रहा है कि तीसरा बैलेंस शीट आप लोगों को एक अटैच करना पड़ेगा। क्या आप बता सकते हैं उस तीसरे बैलेंस शीट का डेट क्या है? हाँ, फर्स्ट डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। मतलब अगर मान लो करेंट ईयर इज मेरा 21-22 है, तो कंपेरेटिव 20-21 हो गया, तो मुझे तीसरा, एक तो बैलेंस शीट में 21-22 का 22 मार्च का दूंगा,
एक 21 मार्च का तो दूंगा ही दूंगा, एक मुझे देना पड़ेगा 1/4/2020 का। ये हम लोग पढ़े हुए भी हैं, अच्छे से समझाए हुए हैं। अब आइए 8 नंबर। ये अभी आज ही बात हो रहा था 500 करोड़, 400 करोड़ और 100 करोड़ का, जो केयूर ने पूछा मुझसे कि लाइबिलिटी कितना है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में और इक्विटी कितना है, उसका अलग से डिस्क्लोजर देना है। वी नो अबाउट इट वेरी वेल। 9 नंबर भी हम लोग जानते हैं अच्छे से कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अब लाइबिलिटी हो गया है, इक्विटी नहीं रहा। लेकिन अगर मान लीजिए इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कोई पुराना जमाना का इशू किया हुआ है, तो फिर वो इक्विटी में आ सकता है। इसको पढ़िए ना लाउडली, हम लोग पढ़े हुए हैं फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू शैल बी क्लासिफाइड और प्रेजेंटेड एज इक्विटी और लाइबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड AS 109/32। हाँ, accordingly the disclosure and presentation requirement in that regard applicable to the relevant class of equity or liability shall be applicable mutatis mutandis to the preference share. Mutatis mutandis means as it is. For instance, plain vanilla redeemable preference share is a liability. बोरोइंग में आएगा और बोरोइंग के सारे रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। सिर्फ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो कि अलाउड नहीं है इंडिया में, वो इक्विटी बन सकता है। उसमें भी अगर मान लो लगातार आपको डिविडेंड देना है, तो जितना उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड रहता है उसको लाइबिलिटी कंपोनेंट माना जाता है, एलसी और ईसी निकाला जाता है। तो बोल रहा है इंड AS 109 फॉलो करके प्रेफरेंस शेयर का ट्रीटमेंट कीजिए। सर क्यों बोला अलग से? ये तो हम लोग जानते ही हैं। अरे तुम जानते हो, पर तुम तो इंड AS में जानते हो ना। शेड्यूल 3 अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अगेन पॉइंट नंबर 10 यू नो बेटा, अच्छे से यू नो। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जिस तरह से LC EC में डिवाइड करना है, मेन साला कन्वर्टिबल डिवेंचर का पूरा पैसा लोग डिवेंचर में दिखाते थे ना। अभी बोल रहा है डिवेंचर और इक्विटी हम लोग तो पढ़े हैं, 109 में डिवाइड करके लिखना पड़ता है, तो वो लिखना है। 11 आप लोग नहीं जानते, 11 खाली पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। पहले एक इंड AS, पहले क्या अभी भी है आपके सिलेबस में नहीं है, इंड AS 114 रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट बोल करके, इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों पे एप्लीकेबल होता है। वाटर वगैरह जो सप्लाई करती है ना, उस तरह की कंपनियों पे एप्लीकेबल होता है। आपके सिलेबस में नहीं, खाली पढ़ लीजिए। रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट बैलेंसेस शैल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज 114। लिख लो इंड AS 114। हाँ, बहुत कुछ आए हैं, सारे 100% नहीं है, इंड AS से रिलेटेड बातें नहीं है पर आए हैं। रेशियो वेशियो तक वहां पे भी है, बेनामी प्रॉपर्टी सब है, माने डिवीजन 1 में भी आया है। शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में जो जो चीजें आई हैं डिवीजन 1 में भी आई हैं, अनलेस इंड AS रिलेटेड हो आई है वहां पे भी। अभी तो पढ़ाया बच्चों को, मैं बोला क्या तो तुम लोग के एग्जाम में आएगा ये सब चीज, बोला लेकिन पढ़ा तो दीजिए सर। अमेंडमेंट है तो उनको लगता है कि अमेंडमेंट से क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। छोड़ू, 4 पेज और है, कंप्लीट करके उठते हैं। 15 से 20 मिनट लगेगा, अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। सीधे पेज नंबर 22 में चले जाओ। बोलो क्यों? क्योंकि 21 डिस्कस हो चुका है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डिस्क्लोजर्स हैं, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ हम लोगों का डिस्कस किया हुआ है, अपन लोग जानते हैं। पूरा जो इंटरमीडिएट में था वो सारा एज इट इज है। ओके, चलिए एक एक करके रीड करना स्टार्ट करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर P&L अकाउंट सेम है। अगर किसी को इनकम एक्सपेंडिचर बनाने का जरूरत है वो P&L अकाउंट के फॉर्मेट में ही बनाएगा। 1 को टिक लगाओ। P&L 2 पार्ट में बनता है, बोलो दोनों पार्ट का नाम, नीचे मध्य को पहले ऊपर बोलो। CI और OCI। CI को CI बोलना अलाउड नहीं इंडिया में, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर बोलना है, टिक लगा दो। 3 नंबर
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 तरह से बनता है। अभी एक तो चौथा ऐड किया इन्होंने, 3 तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नाम बताओ। सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, अगर कोई कंपनी है उसका रियल एस्टेट का अगर डिवीजन तो रेंटल इनकम जो उससे आती, याद है ये सब पढ़े हम लोग, तो अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में आता है। अब एक तो नया आइटम उन्होंने ऐड किया BA बोल के, देखो, ग्रांट्स और डोनेशंस रिसीव्ड रेलेवेंट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज ओनली। क्या होता है सेक्शन 8 कंपनीज? एनजीओ वगैरह। गुड, तो उनके लिए ये इनकम तो ऑपरेटिंग इनकम होता है ना, तो यहां पे डिस्क्लोज करना है। फिनांस कॉस्ट के अंदर में देखिए क्या क्या चीज आता है, इसके लिए हम लोग अलग से इंड एस पढ़े हैं। बोरोइंग कॉस्ट वाला 23 था ना? 23 मेरे को भी नंबर में थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, वहां नहीं मिलेगा, बुक में मिलेगा। लेट्स लीव इट। इंटरेस्ट कॉस्ट, ये इंटरेस्ट कैसे निकलेगा बोलो तो? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड लगा के। ये एक्चुअल इंटरेस्ट पेड नहीं है, आप इंड एस पढ़ रहे हो, है ना? उसी तरह से डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एक्सचेंज डिफरेंस आप जानते हो बोरोइंग कॉस्ट होता है। फॉरेन एक्सचेंज का जो फ्लक्चुएशन होता है उसका लार्ज अमाउंट बोरोइंग कॉस्ट के अंदर में आता है ना। अगर बोरोड मनी को कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट किए, उससे कोई इनकम आ रहा है तो बोरोइंग कॉस्ट को लेस किया जाता है। तो ये सब फिनांस कॉस्ट के अंदर आएगा। अदर इनकम के अंदर क्या क्या दिखाते हैं? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये सब हम लोग जानते हैं। P&L हम लोग पढ़े हुए पूरा डिटेल में। OCI को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू P&L एंड आइटम्स दैट विल नॉट बी। पहले दैट विल नॉट बी दिखाना है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट याद कीजिए, P&L में कभी नहीं जाता। असेट बिक भी जाती है तो रिटेन्ड अर्निंग में जाता है, P&L में नहीं जाता। रीमेजरमेंट गेन्स एंड लॉसेस साला कभी P&L में नहीं जाता। एक्चुअल गेन लॉस रिस्पेक्टिव इंड एस में पढ़ाया गया है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू OCI जो होता है वो कभी भी P&L में नहीं जाता, सीधे रिटेन्ड अर्निंग में जाता है। हाँ, जिसमें हम लोग इरिवोकेबल इलेक्शन नहीं करते हैं क्या, तो उसको बेचने के बाद भी साला PL में नहीं जाता है, सीधे रिटेन्ड अर्निंग में जाता है। सो इन आइटम का अलग से ब्रेकअप देना है, नाम आपको मालूम है। ये सब ना नोट्स बनेगा बेटा। हाँ, क्योंकि जब आप P&L बनाते हो ना तो P&L में तो खाली इतना लिख के छोड़ देते हो, आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू P&L, अमाउंट और टैक्स लिख देते हो। इसका ब्रेकअप तो दिखाओगे कहीं पर, इसका ब्रेकअप है ये। क्योंकि P&L में तो आप खाली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखा दिए, उस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 4 ब्रेकअप, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस और वो सेक्शन 8 वाला, और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू तो कहीं तो दिखाओगे ना। अदर इनकम दिखा के छोड़ दिए, अदर इनकम का ब्रेकअप तो कहीं तो दिखाओगे ना। ये ब्रेकअप है, ये सब नोट्स ऑन अकाउंट्स है प्लीज। वहां ऊपर देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द नोट्स ऑन अकाउंट्स। ओके, सिमिलरली आइटम्स दैट विल बी ट्रांसफर टू P&L। अभी बात कर रहा था, देखिए एक्सचेंज डिफरेंसेस फॉरेन ऑपरेशन वाला कब PL में जाता है? अगर मेरा कोई फॉरेन सब्सिडरी है, उसका ट्रांसलेट करने से एक्सचेंज गेन हो रहा है जब वो बेच देते हैं। हम लोग ऑपरेशन को ही बेच देंगे तब वो PL में जाएगा। डेट इंस्ट्रूमेंट थ्रू OCI, जब डेट को बेच देंगे इंस्ट्रूमेंट को तब P&L में चला जाएगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, इस तरह का ब्रेकअप हम लोगों को देना है। आइटम चाहे तो आप पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाइए 7 नंबर। पूरा का पूरा पहले भी था जब आप इंटरमीडिएट में थे, L नंबर से नया आया है, L नंबर से। ठीक है, पहले आप A से लेकर के L तक पढ़ लीजिए, एकदम ओल्ड बचपन वाला है। सर ये क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन, मुझे नोट्स चाहिए, नोट्स। अब P&L में आपने इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लिख दिया, मुझे इसका ब्रेकअप चाहिए। सैलरीज एंड वेजेस, प्रोविडेंट फंड, शेयर बेस्ड पेमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, इसका ब्रेकअप चाहिए। बी,
डिप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का डिटेल चाहिए, कौन सी एसेट का कितना है। सर वो तो हम लोग जब फिक्स एसेट का शेड्यूल बनाते हैं पीपी वाला वहां दिख जाएगा। हाँ तो बस वहीं दिखा दो, मुझे चाहिए। फिर बिग साइज आइटम, अगर कोई भी आइटम आपके रेवेन्यू का 1% से ज्यादा या 10 लाख विच एवर इज हायर से ज्यादा है, फिर से 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 10 लाख विच एवर इज हायर से ज्यादा है, तो उसको बिग साइज एक्सपेंस माना जाता है और उसका अलग से लाइन आइटम बनता है। लाइन आइटम माने P&L के फेस पे नहीं, जहां अदर एक्सपेंस का नोट्स बनता है ना, वहां पे उसको एक नाम दिया जाता है। आप जनरल एक्सपेंस के अंदर उसे नहीं लिख सकते, जस्ट गिव इट ए नेम। उसकी लिमिट को पहले 1 लाख था, अभी 10 लाख बढ़ा दिया है। तो व्हाट आर बिग साइज एक्सपेंसेस? इफ एनी आइटम ऑफ एक्सपेंस विच एक्सीड्स हायर ऑफ इन्वर्टेड कॉमा 1% ऑफ RFO और 10 लाख विच एवर इज मोर। इंटरेस्ट इनकम को अलग से दिखाना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग से दिखना चाहिए, डिविडेंड इनकम दिखना चाहिए, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखना चाहिए, फॉरेन करेंसी के गेन लॉस मुझे दिखने चाहिए। सर ये सब कहां दिखाना है? नोट्स में। ऑडिटर का पेमेंट का 4 पार्ट होना चाहिए, अब तो 5 हो गया। एज ऑडिट, फॉर टैक्सेशन, फॉर कंपनी लॉ, फॉर अदर सर्विसेज और फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ये आप देख लो। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन CSR का डिटेल चाहिए। एक्सेप्शनल नेचर में एक्सेप्शनल नेचर का आइटम का डिटेल चाहिए, क्योंकि इवन इंड एज जो है ना, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम करके फिर एक्सेप्शनल आइटम का डिटेल मांगता है। P&L के फेस में जाइए एक बार, वहां खोजिए प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, मिलेगा 5 दिखा, और उसके बाद फिर एक्सेप्शनल आइटम आया। तो यहां तो एक्सेप्शनल आइटम में लिख दिया 20 लाख रुपया, डिटेल चाहिए मुझे। तो ये डिटेल आपको ऑब्वियसली नोट्स में देना पड़ेगा। एक्सेप्शनल आइटम बोल देने से आपका काम नहीं हुआ, मुझे इनका नोट्स चाहिए। ओके, उसके बाद अब ये नया है LMN। व्हाट इज देयर इन L? अनडिस्क्लोज्ड इनकम, जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था। अगर आपके अगेंस्ट में कोई सर्च सीजर सर्वे हुआ है और इनकम टैक्स वालों को आपने कोई इनकम डिस्क्लोज करी है, तो उसके बारे में हमें इस साल बता दीजिए। फिर ये भी बता दीजिए उसको आपने रिकॉर्ड किया है कि नहीं अभी, और रिकॉर्ड किया तो ये बताइए कौन से हेड में असेट डाला है और कौन से हेड में इनकम डाला है, क्योंकि PL में इनकम में लिखना पड़ेगा और असेट भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। और अगर नहीं डिस्क्लोज किया है, माने बुक्स में अभी तक नहीं रिकॉर्ड किया है, तो उसका भी डिटेल दीजिए। पढ़िए आराम से, एकदम सिंपल है। The company shall give details of any transactions not recorded in the books of account that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under Income Tax Act, either because of such survey or any reason, unless there is an immunity of disclosure under this scheme. तो immunity तो रहता नहीं है। Shall also state whether previously unrecorded income or related assets have been properly recorded now or not. हाँ, अगर निकला तो आप मत दीजिए डिस्क्लोजर। अगर आपको डिस्क्लोजर का इम्यूनिटी है, मत दीजिए डिस्क्लोजर। नेक्स्ट, अगर आपके अंदर CSR एप्लीकेबल है तो ये अलग से मुझे डिटेल चाहिए। क्या क्या डिटेल चाहिए? अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट, अमाउंट इनकर्ड, शॉर्टफॉल, टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर शॉर्टफॉल्स, रीजन फॉर शॉर्टफॉल, नेचर ऑफ एक्टिविटी। अगर इसमें कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं तो वो, किसी ट्रस्ट वगैरह को पैसा दिए हो वो रिलेटेड पार्टी में है तो वो। पूरा लो, हाँ डिस्क्लोजर मांग लिया और क्या, ठीक है। एंड लास्ट इज क्रिप्टो। अगर आपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट किया है क्रिप्टो में, तो हमको ये सब डिटेल चाहिए। कितना प्रॉफिट लॉस आपने बुक किया है,
कितना करेंसी आपके पास क्लोजिंग डेट में है, और क्या आपने किसी और से पैसा लेके क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है या ट्रेड किया है, तो उसका डिटेल भी दीजिए। रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट का अलग से डिस्क्लोजर चाहिए, वो आपको लिए रेलेवेंट नहीं है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में मैं बोल रहा था ना, जो चीज आप स्टैंड अलोन में आप यूज किए हो, सारा डिस्क्लोजर मेरे को कंसोलिडेटेड में भी चाहिए। कंसोलिडेटेड में बस जब प्रॉफिट निकालते हो तो प्रॉफिट बिलोंगिंग टू एनसीआई और प्रॉफिट बिलोंगिंग टू द ओनर्स ऑफ द पेरेंट, इस दो पार्ट में ब्रेकअप करना। ये आप पढ़े हुए हैं, पैराग्राफ 20 पेज 24 में वही लिखा हुआ है। इसको आप घर में जाकर के रीडिंग कर लीजिएगा। वी हैव डन दिस वाइल स्टडीइंग आवर इंड AS 1। ओके, ये कंपनीज एक्ट में पेज 25 में, ये पहले से है, बहुत पहले से, और आज भी जिंदा है। मैं देखना चाहूंगा रिलायंस का कहां पर है। ये बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। देखिए क्या चीज है, एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन है। आपकी सब्सिडरीज का, आपके एसोसिएट्स का, आपके जेवीज का। उसमें वो अगर इंडिया या फॉरेन के जेवीज हैं तो अलग अलग दिखाना है, इंडिया या फॉरेन का एसोसिएट है तो अलग अलग दिखाना है, इंडिया और फॉरेन की सब्सिडरीज है तो अलग अलग दिखाना है। 3 पार्ट में दिखाना है, सब्सिडरीज, एसोसिएट्स, जेवीज। सर दिखाना क्या है? असेट और प्रॉफिट का डिटेल और परसेंटेज भी। ये कंपनी लॉ का रिक्वायरमेंट है, इंड AS का नहीं, प्योर कंपनीज एक्ट का। देखो ऊपर में कॉलम्स देखो, नेट असेट किसका? सब्सिडरी का। अमाउंट दाहिना तरफ है, एज परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट असेट, माने इस सब्सिडरी का नेट असेट, टोटल जो हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नेट असेट है कितना परसेंट है। इससे पता चलेगा सब्सिडरी कितना बड़ा या कितना छोटा है। हाँ, परफॉर्मेंस का मेजरमेंट है। बगल में पीएल और ओसीआई का भी मांगा है, देखिए शेयर ऑफ पी एंड एल भी देखिए, अमाउंट ऑफ पी एंड एल। अच्छा, ये अपना शेयर मांगा ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अमाउंट और परसेंटेज ऑफ सी कंसोलिडेटेड पी एंड एल, सेम चीज ओसीआई में मांगा है। अमाउंट कितना है हमारा शेयर और परसेंटेज कितना है। परसेंटेज जो निकलेगा वो कंसोलिडेटेड ओसीआई से निकलेगा, परसेंटेज जो निकलेगा वो कंसोलिडेटेड पीएल से निकलेगा। तो इससे पता चलता है कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है, कौन सी सब्सिडरी कितना कमा रही है, कौन परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही है, ये उसका डिटेल है। आई जस्ट लाइक क्लास खत्म करने के पहले कि रिलायंस का ये रहा मिल गया ना, बोला रिलायंस का नहीं दिखा हमको, ये रहा। ये कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट है। हाँ, ये देखो, सबसे पहला पेरेंट का भी देना पड़ता है कि पेरेंट कितना परसेंट होल्ड करता है, माने पेरेंट का नेट असेट, कंसोलिडेटेड नेट असेट का कितना परसेंट है। 93%, 107%। कुछ के नेट असेट नेगेटिव है, बोल के 107% चला गया, डरना मत। नहीं समझे? 107%। अभी भी नहीं समझे क्यों हुआ? कोई के नेगेटिव हो गए होंगे बेटा। यहां देख, प्रॉफिट 93%, ओसीआई 213%। छोड़िए ना, सब्सिडरीज का देखिए, ये सारे सब्सिडरीज के नाम, ये इनका अमाउंट ऑफ नेट असेट, ये परसेंटेज। बहुत सारी सब्सिडरी होने से इतना 0.13% वगैरह ना मायने नहीं रखता। रिलायंस जैसी कंपनी में ना थोड़ा मीनिंगलेस टाइप का हो जाता है। 10, 12, 15 हो ना तो थोड़ा परसेंटेज वगैरह मीनिंगफुल दिखाई देता है। इसको देख के ही कोई आदमी देखेगा नहीं, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। ये इतना छोटा 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 सो मेनी, क्या तो देखेंगे। देखा क्या चीज? नेट असेट्स, प्रॉफिट लॉस, ओसीआई, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। 4 पार्ट में बनाना है।
बहुत पहले हम लोग पढ़ाते थे, बहुत पहले, बीच में पिछले 5-6-7 सालों से नहीं पढ़ाया। अभी वापस से इसलिए पढ़ाया कि ये शेड्यूल 3 पार्ट 2 में, शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में अलग से घुस गया है। 84 नंबर ऑफ इंडियन सब्सिडरीज, 42 नंबर ऑफ फॉरेन सब्सिडरीज। समझे? 25 नंबर ऑफ इंडियन एसोसिएट्स, 7 नंबर ऑफ फॉरेन एसोसिएट्स, 20 नंबर ऑफ इंडियन जॉइंट वेंचर्स, 5 नंबर ऑफ फॉरेन जॉइंट वेंचर्स। चलूं? मैं एक्चुअली नेगेटिव वाला देख रहा था कि इसका अपना 107 क्यों पहुंच गया। नेगेटिव में किसका किसका है? रिलायंस होल्डिंग यूएसए इनकॉर्पोरेशन, ये देखो 26 नंबर है। -6%। एनसीआई का भी डिटेल देना पड़ता है। एनसीआई का कितना परसेंटेज नेट एसेट है आप देखिए, वहां आपके टेबल में देखिए ना, पेरेंट का कितना है दिखा दिया, फिर सब्सिडरीज का दिखाया, फिर उसके नीचे देखो एनसीआई का, तो एनसीआई भी नेगेटिव में है। छोड़ दो। सो ये अपना आज कंप्लीट हुआ शेड्यूल 3 डिवीजन 2 का ये 25 पेज का डिस्कशन। ओके